Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. यूपी ट्रिपल एससी की इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम ट्रेडिशनल जीके, उत्तर प्रदेश जीके और पर्यावरण को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या एसिटिक एसिड। तो सही आंसर है एमिनो एसिड। प्रोटीन्स को एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो सही आंसर है विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। और वही बात करें पीसीकल्चर, तो पीसीकल्चर होता है मछली पालन। पीसीकल्चर होता है मछली पालन। सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का पालन। सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का पालन। वही हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? बागवानी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? वेरीकल्चर, सेरीकल्चर, लिटिकल्चर या पीसीकल्चर। तो सही आंसर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम के कीट का पालन, सेरीकल्चर कहलाता है। और सबसे पहले जो सेरीकल्चर, रेशम का जो सबसे पहले प्रचलन आया था वो चीन में आया था। चीन विश्व में पहले नंबर पर आता है प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में, और भारत आता है, ये आता है फर्स्ट नंबर पर, और भारत आता है प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में सेकंड नंबर पे, विश्व में सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों से, पक्षियों, आभूषणों या धातु। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति, प्राणी, कीट या रसायन। तो सही आंसर है कीट। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी या यूरोलॉजी। सही आंसर है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर या कैंसर के बारे में बताती है। वहीं ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो ये हड्डियों के बारे में बताती है। हड्डियों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? ऑस्टियोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी बताती है मानव शरीर की संरचना के बारे में। मानव शरीर की संरचना के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? एनाटॉमी में। वहीं अगर हम यूरोलॉजी की बात करें तो यूरिन संबंधी जितनी बीमारियां हैं हम यूरोलॉजी में उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है ये बताना है। शरीर संरचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या मानव विज्ञान। सही आंसर है शरीर संरचना विज्ञान। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनाटॉमी। इसको एनाटॉमी भी बोलते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मानव के शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। कृषि विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं कृषि के बारे में। कृषि विज्ञान में कृषि के बारे में अध्ययन होता है। एग्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। एग्रोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। वहीं मानव विज्ञान में पढ़ते हैं मानव के उद्भव और विकास से संबंधित जानकारियों के बारे में। नेक्स्ट है चींटियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, नेमाटोलॉजी या नीडोलॉजी। सही आंसर है मर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन हम किस में करते हैं? मर्मिकोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी में हम सरीसृप का अध्ययन करते हैं। सरीसृप का अध्ययन करते हैं। नेमाटोलॉजी में हम नेमाटोड का अध्ययन करते हैं। नेमाटोलॉजी में नेमेटोड का अध्ययन करते हैं। वहीं नीडोलॉजी में हम करते हैं घोंसले का, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन करते हैं हम नीडोलॉजी में। नेक्स्ट है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। सही आंसर है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी में हम घाव का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में हम मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में हम पीछे पढ़ चुके हैं कैंसर का अध्ययन करते हैं। और वहीं डर्मेटोलॉजी में हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। सही आंसर है शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज या प्रोफेज। तो सही आंसर है एनाफेज। माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो सही आंसर है लाइसोसोम। कोशिका में पाचन थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बताना है। एंटोमीवा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा या बैक्टीरिया। सही आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश या मिट्टी। तो सही आंसर है मिट्टी। पोटेशियम की बात करें तो जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम पोषक तत्वों को जल्दी से अवशोषित करने के लिए जड़ों को मिट्टी के अंदर गहराई में प्रवेश कराने में मदद करता है पोटेशियम। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधे, स्तनधारियों, जानवरों के प्रजनन अंगों या कीटों। तो सही आंसर है पौधों। फ्लोएम क्या है? एक पादप ऊतक है, जाइलम की जैसा होता है। फ्लोएम होता क्या है? ये पौधों की जड़ों, तना और पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियां जो भोजन तैयार करती हैं उस तैयार भोजन को ये पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। जबकि हम जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है जल को तने द्वारा जड़ों से पत्ती तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। तो सही आंसर है सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पौधों की वृद्धि में हेल्प करती है और पौधों को रोगों से भी बचाती है। नेक्स्ट है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम। तो सही आंसर है पेरेन्काइमा। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पेरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है पौधों की पत्ती में। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? सोडियम, मैग्नीज, आयरन या मैग्नीशियम। तो सही आंसर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम हेल्प करता है पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में या वसा संश्लेषण में भी ये हेल्प करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो पौधों में तो पौधे पीले पड़ जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? क्लोरोसिस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज। तो सही आंसर है प्रोटीन। हमारे शरीर में प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो तो बच्चों को सूखा रोग हो जाता है। इसके मेन स्रोत की बात करें तो स्रोत कौन कौन से हैं? इसके से दूध हुआ, अंडा, दाल, मछली, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? मांस, चावल, गाजर या मछली। तो सही आंसर है चावल। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में चावल खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है? इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। और किस रेशियो में होती है? 1:2 और 1 के रेशियो में होता है ये। मानव शरीर को जितनी टोटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसका 50 से 79% तक कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसके मेन सोर्सेज की बात करें तो इसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, दूध, पके हुए फल, मांस, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक लोकस के एलीलों के बीच अंततः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। ऑप्शंस हैं महामारी विज्ञान, एपिफाइटोसिस, एपिस्टासिस या प्रभावी। तो सही आंसर है से एपिस्टासिस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? रिसेप्टर, इन्हेसर, प्रमोटर या रेगुलेटर। तो सही आंसर है प्रमोटर। अनुलेखन के दौरान प्रमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। नेक्स्ट है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम या दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो सही आंसर है एक्स क्रोमोसोम। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक मनुष्य के अंदर, एक मानव के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल के अंदर सेम होते हैं दोनों। नेक्स्ट है, हंसीय कोशिका रक्त अल्पता, स्किल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? वो कारण बताना है। फॉलिक अम्ल की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण, लौह की कमी के कारण,
लाल रुधिर अणुओं की उत्पत्ति, आरबीसी में कमी के कारण। तो सही आंसर है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड एक रोग है जो एक अनुवांशिक रोग है। इसका जो वाहक है वो पिता भी हो सकता है, माता, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर या वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो सही आंसर है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये महिलाओं में कम होता है, पुरुषों की तुलना में। इसमें होता क्या है कि जो रोगी है उसको लाल रंग और हरा रंग, इनको पहचानने में दिक्कत होती है, उनमें क्षमता नहीं रह पाती कि उसको पहचान पाए। और स्त्रियों में ये तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX दोनों गुणसूत्र जो हैं ये प्रभावित हो जाते हैं और इसकी रोगवाहक स्त्री होती है। नेक्स्ट है, कितने क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं? 14, 28, 34 या 45? सही आंसर है 45। टर्नर सिंड्रोम क्या है? ये एक अनुवांशिक रोग होता है और लड़कियों के विकास को प्रभावित करता है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज हमने बायोलॉजी के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है, कल हम बायोलॉजी पार्ट 2 करेंगे। सो रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।